तो क्या करने जा रहे हैं आज हम? ये प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं. इन दिस प्रैक्टिकल वी आर गोइंग टू हैव दिस स्केल. This is a measuring scale in your compass box, okay? And with this scale, we are just going to comb your hair like this. अपने बालों से इसको रब करिए. Okay, this particular scale. So just rub it with your hair like this. Very good. And I have some pieces of paper. If you are able to see, क्या आपको ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. Just a minute. Yeah. Now visible? Not visible still? हाँ, यहाँ पर दिख रहा है. See this. And if you can see, I am able to attract these pieces of paper. See this, see this, see this, see this, see this. I am able to attract these pieces of paper. Just see this, just see this, just see this. Right? ओहो, कितने लोगों ने ये ऑब्जर्व किया और आपने खुद करके देखा है इसको? आपने खुद इसको करके देखा है या फिर आपने इसको ऑब्जर्व किया है? जस्ट type yes in the comment box. Just type yes in the comment box if you have done this. Come on. Yes, very good. So many are popping up. This is Vishal, Apurva, Jayesh, Lakshmikant, Apurva, Nishiganda, Aditya, right? Okay, great. Sejal, Nirbhay 9th मध्ये केला होता. Right, 9th मध्ये केला होता. And you, what sir? He's asking what sir? एक्सपेरिमेंट देखा तूने कार्तिक? कौन सा सर? अरे यार, अब कोई तो बता दो इसको बाद में. एक स्केल लिया मैंने और इस स्केल को बालों से रब किया एंड देन आई हाँ सर मालूम है. पेपर. राइट, वेरी गुड. So this was the most simple experiment which we have done till now in our childhood, in our 8, 9, 10 standard. But then we have done something practically. But can you explain me what is happening over here? Can you explain me? Does any of you know? क्या आप में से किसी को भी पता है कि ऐसा क्यों होता है? इस पेन से, ये जो आपका स्केल है, इस पर्टिकुलर स्केल से ये जो पीसेस ऑफ पेपर थे ये क्यों अट्रैक्ट हो जाते हैं? व्हाट इज द रीजन? ऋषिकेश कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे आया, कहां से आया, किधर से आया? ये कह रही है निशिगंधा, कह रही है कि बिकॉज ऑफ द स्टैटिक फोर्स स्केल अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ पेपर. बिकॉज ऑफ स्टैटिक फोर्स. स्टैटिक फोर्स नहीं. यस सर, स्टैटिक एनर्जी जनरेशन. स्टैटिक एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी. तो स्टैटिक एनर्जी तो किसी के पास भी होगी, वो तो पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है. इलास्टिक एनर्जी नहीं रे, इलास्टिक एनर्जी नहीं. ये कह रहा है इलास्टिक एनर्जी. नहीं. बिकॉज ऑफ चार्जेस. सिद्धेश गरड, बिकॉज ऑफ चार्जेस. ओके सिद्धेश, कम ऑन. वेरी गुड. बिकॉज ऑफ चार्जेस. Sakshi is saying electricity. Okay. Okay, great. Electricity. So yes, charge or static electricity. Okay, the reason is either you can say charge or you can say static electricity. Apurva keh rahi opposite energy generation. Karthik, there are positive negative charges in scale when it rub charge occurred. Okay, when we rub it gets charged. Sir, because of rubbing the positive charge jumps on the scale and positive charge on the paper attracts each other. Okay, because of rubbing the positive charge jumps on the scale. Scale के ऊपर positive charge आ जाता है, ऐसा इसका कहना है. And positive charge on the paper attracts each other. तो अपूर्व पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? है ना?
गलत हो गया ना कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट करनी चाहिए ना। ओके निगेटिव, ओके निगेटिव चार्ज जम्प्स ऑन द स्केल। अच्छा पेपर पीसेस हैव पॉजिटिव चार्ज एंड कोम्ब हैज नेगेटिव चार्ज एंड गेट्स अट्रैक्टेड, शशांक कह रहा है। ओके ठीक है ओके राइट। तो अब आप बताइए कि ये जो पीसेस ऑफ पेपर हमने यहाँ पर लिए थे, ये जो पीसेस ऑफ पेपर थे, इन पीसेस ऑफ पेपर पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव या निगेटिव? दोनों, हाँ बोथ चार्जेस। बोथ दोनों चार्जेस, चार्जेस है सर। न्यूट्रल है यस सर। ओके बोथ चार्जेस आर देयर, सर, न्यूट्रल है सर। न्यूट्रल है। ओके न्यूट्रल है। सो व्हाई देन द पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज स्केल, आपका ये जो स्केल है जो पॉजिटिवली या निगेटिवली चार्ज आप कह रहे हो, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को क्यों अट्रैक्ट करेगा? सर वो कुछ समय के लिए जो पॉजिटिव चार्जेस है उसके अंदर के, उसको एक साइड को ला लेगा और उसको अट्रैक्ट कर लेगा। सॉरी जो पेपर के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है, तो हाँ स्केल में जो चार्ज डेवलप हुआ है वो चार्ज उसके पास जाने की वजह से पॉजिटिव या फिर नेगेटिव एक साइड को आ जाएगा कुछ समय के लिए और वो उसे अट्रैक्ट कर लेगा। राइट वेरी गुड। कि पेपर्स के पास पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। ओके सो ये जो स्केल है, ये स्केल इस ये जो आपके पेपर्स थे, पेपर के टुकड़े थे, इन टुकड़ों में अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा खुद की तरफ। इस प्रोसेस को कहा जाता है इंडक्शन ऑफ चार्जेस। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इंडक्शन ऑफ चार्जेस। और उसी को आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट with our discussion today, and we are going to see the very interesting thing. Listen carefully. So अगर आप ध्यान से देखें तो बेटे ये देखा गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये देखा गया कि जब ये पीसेस ऑफ पेपर आपके पास हैं, ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर स्केल when it is rubbed with your hair, when the scale is rubbed with your hair, so what happens is the scale, if it is made up of plastic, okay, so it was generally observed that plastic assumes positive charge. Plastic assumes positive charge. Now what happens is जब ये स्केल आप इस टुकड़े के पास लेके जाएंगे तो इस टुकड़े के पास पॉजिटिव चार्जेस भी है और निगेटिव चार्जेस भी है। इस टुकड़े के पास पॉजिटिव चार्ज भी है और निगेटिव चार्ज भी है। तो जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास आने लगेगा तो इसके जो निगेटिव चार्जेस है वो इस पॉजिटिव की तरफ अपने आप अट्रैक्ट हो जाएंगे और एक साइड में ऐसे जमा हो जाएंगे, एंड लीविंग द पॉजिटिव चार्ज ऑन द अदर साइड। इसके पास पहले पॉजिटिव भी थे निगेटिव भी थे, लेकिन जब ये स्केल इसके पास आ गई तो इसके निगेटिव अट्रैक्ट होके एक साइड में एक्यूमुलेट हो गए। क्या हो गए? एक्यूमुलेट हो गए। तो हम यहां पर लिखेंगे कि व्हेन द स्केल इज ब्रॉट नियर द न्यूट्रल piece of paper,
neutral piece of paper, the negative charges are separated and get accumulated. एक्यूमुलेट समझते हैं सब लोग? एक्यूमुलेट मतलब एक जगह जमा हो जाना, एक्यूमुलेट का मतलब एक जगह पर आ जाना, जमा हो जाना. गेट एक्यूमुलेटेड नियर द एंड, इसके एंड के पास जमा हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं. ठीक है. एंड देयरफॉर दे गेट अट्रैक्टेड, हेंस स्केल कैन attract the piece of paper, and this process is called as induction. This process is called as induction of charge. इसी को हम इंडक्शन ऑफ चार्ज ऐसे कहते हैं. सब लोग इसको फटाफट लिख दिए. कमान. तो यहां तक सबके समझ में आया? क्लियर? वेरी गुड. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप देखते हो, जैसे अगर इसका दूसरा एग्जांपल दिया जाए तो देयर इज अनदर एग्जांपल ऑफ द ग्लास रॉड विच इज रब्ड विथ सिल्क, है ना? ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क. अपूर्वा is saying okay, right? Apurva, very good. Or maybe that the ebonite rod which is rubbed with wool, है ना? Ebonite rod which rubbed with wool, so that is another example. ठीक है. So example, glass rod rubbed with silk cloth, ठीक है. Or maybe that ebonite rod rubbed with wool. So this is another example. Very good. Balloon and curtain, very good. Balloon and curtain, very good. Balloon and curtain. चिपक जाता है बलून, देखा है आपने? बलून को थोड़ा सा रब कर दो, चिपक जाएगा. ठीक है. So yes, it is because of the charges which are produced, they get attracted. Okay, very nice, very nice. तो यहाँ पर ये सारे एग्जांपल्स में क्या हो रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फ्रिक्शन हो रहा है, और फ्रिक्शन के कारण द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट आर गेटिंग ट्रांसफर्ड टू द अनदर ऑब्जेक्ट. ठीक है. वेरी सिंपल. यहां पर लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं. ओके. द फ्रिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फ्रिक्शन है, इट ट्रांसफर्स द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन टू अनदर. सबको एग्जांपल्स दिख रहे हैं? कह रहे हैं स्क्रीन पूरी दिख रही है ना? नहीं दिख रहा है क्या? Yes. दिख रहा है सर, दिख रहा है. विशाल, तूने जूम इन किया होगा, तू जूम आउट कर ले. तूने जूम इन किया होगा.
नहीं सर, आधा ही दिख रहा इधर का, वो विथ के आगे का नहीं दिख रहा। अरे सिल्क दिख रहा है, सिल्क, ये देख सिल्क, विथ सिल्क। ठीक है, तो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है बेटा, फ्रिक्शन होता है दोनों में। यहाँ पर ग्लास रॉड जो है, ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क, तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। ठीक है, एंड इसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिव बनेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट निगेटिव बनेगा। क्यों भाई, है ना। तो अगर मान लो कि मेरे पास एक ये रॉड है, दिस इज ग्लास रॉड एंड दिस इज द सिल्क क्लॉथ, दिस इज ग्लास रॉड। ठीक है, तो ग्लास रॉड becomes positively charged and silk becomes negatively charged, correct? So ऐसा चार्ज प्रोड्यूस हुआ, तो ये जो चार्ज यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है, ऐसे चार्ज को, ऐसी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को हम कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहो या इसी को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है, या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब these charges are at rest। ठीक है, इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, इसका रीजन है कि here charges are at rest, here the charges are at rest, hence इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, when the charges are at rest, it is called as electrostatics। okay, very good, very good, समझ में आ गया सबके? ऑलराइट, तो हमने यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा कि whenever there is a scale, when it is rubbed with your hair, it gets charged, okay, and it can attract the pieces of paper। तो पीस ऑफ पेपर पे जो चार्ज तैयार हुआ, वो टच में आने से हुआ क्या, नहीं, फ्रिक्शन के कारण हुआ क्या, नहीं, इसमें इंडक्शन हुआ, इंडक्शन ऑफ चार्जेस, ये एक्यूमुलेट हो गए एक साइड में, इसको इंडक्शन कहा जाता है। और ग्लास रॉड को रब किया सिल्क के साथ, एबोनाइट को हमने वुल के साथ रब किया, इसके कारण फ्रिक्शन हुआ, जहां पर फ्रिक्शन है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। किसका ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ, और ग्लास से लेकर सिल्क में। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स विल गेट ट्रांसफर्ड, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ, तो इसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसी को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और इसीलिए चार्जेस रेस्ट में है यहाँ पर, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक मतलब क्या, एक जगह पर। स्टैटिक का मतलब क्या होता है बेटा, स्टैटिक मतलब एक जगह पर, रेस्ट पे। डायनेमिक मतलब आगे बढ़ने वाला। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। सो इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा इलेक्ट्रिसिटी जो स्टैटिक है, एक जगह पर रुका हुआ है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर हो गया सबको यहां तक? ऑलराइट, आगे बढ़े, आगे बढ़ूं मैं? यस सर। वेरी गुड, चलो लेट्स मूव अहेड। अब अगर हम बात करें यहां पर कि किस तरह से
ये चार्जेस जो प्रोड्यूस हो रहा है इसको हमने देखा, ये स्टैटिक है, ये भी हमने देखा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है जिसको फिजिक्स में हम पढ़ते हैं वो ये है कि लेट अस गो टू द रूट ऑफ दिस। आई एम सेइंग दैट लेट अस गो टू द रूट ऑफ दिस। We want to go to the root of this. Whenever there is such a thing in physics, we go to the root of everything. Okay. Now we want to understand what is a charge. The most important thing, what is a charge, that we want to see. What is a charge? So any of you would like to try? Because हम हर जगह चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव सुनते रहते हैं, but we don't know what is a charge. We don't know what is a charge. Let us go to the root of it. What is a charge? Let us understand what is a charge. Yes. Anybody? Yes, come on. Rajesh is saying lack or excess of electrons. राजेश कह रहे हैं कि सर लैक या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज कहा जाता है। अच्छा राजेश ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? राजेश बता दो। निगेटिव। ठीक है, राजेश कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो राजेश, इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है? लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है? लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है? Pranav is saying practicals that are help in attraction or repulsion. Particles, okay, that help in attraction or repulsion. Okay, attraction और repulsion जिससे होता है वो, okay, वो तो उसका प्रॉपर्टी हुआ, सही बात है, attraction या repulsion होता है इसके कारण। Yes. So let us go to the root of it. So first of all, let us understand that charge. What is a charge? The charge is the fundamental property of subatomic particles. चार्ज इज द प्रॉपर्टी, एक ऐसा प्रॉपर्टी है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, बाय द वर्च्यू ऑफ विच, लिख लीजिए सब लोग, बाय द वर्च्यू ऑफ विच दे अट्रैक्ट और repel each other with defined force is called as charge. देखिए बेटे क्या लिखा हमने, the charge is the fundamental property of the subatomic particles by the virtue of which they attract or repel each other with the defined force is called as a charge. चार्ज ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें या फिर एक प्रोटॉन की अगर हम बात करें, ठीक है, सो इट वाज सीन दैट इलेक्ट्रॉन्स and protons, they possess some fundamental property. इलेक्ट्रॉन के पास ये fundamental property है
इस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया है निगेटिव, इस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया है निगेटिव, और इस प्रॉपर्टी को, प्रोटॉन के प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया है पॉजिटिव। क्या प्रॉपर्टी है ये ऐसा प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास दो प्रोटॉन्स हैं, दिस इज वन प्रोटॉन, दिस इज अनदर प्रोटॉन, दे रेपेल्ड ईच अदर, ठीक है, तो हमने इस प्रॉपर्टी को नाम दे दिया पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, दे ऑल्सो रेपेल्ड ईच अदर, तो इसको हमने नाम दे दिया, इसको नाम दिया है पॉजिटिव, इसको हमने नाम दे दिया है निगेटिव। तो ऐसा हो सकता था कि पॉजिटिव जो प्रोटॉन प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे से रिपेल हो रहे हैं, देखो प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से रिपेल हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये भी एक दूसरे से रिपेल हो रहे हैं, है ना। तो कोई ऐसा कह सकता है ना कि प्रोटॉन का प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी सेम है, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इसका मतलब द प्रॉपर्टी ऑन प्रोटॉन एंड प्रॉपर्टी ऑन इलेक्ट्रॉन दे मस्ट बी सेम। देखो मेरा लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, कि अगर ये प्रॉपर्टी ऐसा है तो कोई ऐसा भी तो कह सकता है, मेरी बात समझ में आ रही है, फिर से बता रहा हूं कि भाई एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल करता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, तो प्रॉपर्टी ऑन प्रोटॉन एंड प्रॉपर्टी ऑन इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम, इज इट नॉट? यस और नो? लेकिन Yes, नहीं, ये प्रॉपर्टी सेम नहीं है। क्यों? ये प्रॉपर्टी अलग अलग है। क्यों? क्योंकि उस लॉजिक से एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, they also should have repelled each other, but it was seen that they attract each other. It was seen that they attract each other, and therefore it was concluded that this property is not same on proton and electron. These are two different properties, and therefore we have named them as positive and negative. ये सिर्फ नाम दिए गए हैं। There is nothing positive about proton and there is nothing negative about electron. It is just a property. कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? यहां पर दोनों रिपेल हुए थे, यहां पर भी दोनों रिपेल हुए थे, तो प्रोटॉन की प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी सेम है, ऐसा कंक्लूजन हम निकाल सकते थे। लेकिन क्या हुआ, जब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन लिया गया तो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए, दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए, तो ये प्रॉपर्टी सेम नहीं है, अलग अलग है, और इसीलिए प्रोटॉन की प्रॉपर्टी को नाम दे दिया गया पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी को नाम दिया गया निगेटिव। कुछ समझ में आया? हाँ जी, क्लियर है ना? जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा सोचो कि किसी घर में पहले एक बच्चा हुआ, उसको नाम दे दिया गया चिंटू, ठीक है। घर में एक बच्चा हुआ, उसको नाम दे दिया गया चिंटू। उसके बाद दूसरा बच्चा हुआ, उसको नाम दिया गया पिंटू। एक का पहले का नाम चिंटू, दूसरे का नाम पिंटू, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी दूसरे फैमिली में जो पहला बच्चा हुआ उसको चिंटू ना कह के पिंटू नाम दिया गया हो, पॉसिबल है? क्यों भाई? सही बात है, राइट? करेक्ट। एंड देयरफॉर it is important to understand that these are just the properties, these are the just names, इनको बस नाम दिया गया है, ठीक है। these are just names which are given to them, ठीक है, right? so इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि the property on proton and electrons are different। फटाफट लिख लीजिए, come on। ओके, क्वेश्चन आया है, निर्भय कह रहा है सर मग इलेक्ट्रॉन वर पॉझिटिव्ह आणि प्रोटॉन वर निगेटिव्ह असं का नाही बोलू शकत? बिकॉज वो रख दिया, उसके माँ बाप ने नाम रख दिया,
उसके जो माँ बाप थे साइंटिस्ट लोग, उन्होंने उसका नाम रख दिया पॉजिटिव नेगेटिव। अब वो चेंज नहीं कर सकते आप, आपको चेंज करना है तो उससे बड़ा साइंटिस्ट बनना पड़ेगा। अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना पड़ेगा या शायद नासा का प्रेसिडेंट बनना पड़ेगा, और फिर जाके बोलोगे कि नहीं नहीं ये गलत है, इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव नाम दे देते हैं, प्रोटॉन को नेगेटिव नाम दे देते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है निर्भय, ओके, इट्स ओके, मेक सेंस, राइट। So there is nothing positive about proton, there is nothing negative of electron. जैसे हम पॉजिटिव थॉट्स नेगेटिव थॉट्स कहते हैं, तो वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। है ना, जैसे हम कहते हैं ना पॉजिटिव थॉट्स नेगेटिव थॉट्स, या पॉजिटिव मार्क्स नेगेटिव मार्क्स, तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, गलत जा रहा है, तो अच्छा नहीं कर रहा है, तो ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग नेगेटिव अबाउट इलेक्ट्रॉन, देयर इज नथिंग पॉजिटिव अबाउट प्रोटॉन, इट इज जस्ट द कन्वेंशन, इट इज जस्ट अ कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब होता है साइन कन्वेंशन, नाम दे दिया गया है ऐसे, ठीक है, क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर। सो अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, अब तक ये आपको पता नहीं था, और अगर आपका बल्ब ऑन हो गया है, तो जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स BO, बल्ब ऑन, just type BO, bulb on in the comment box. Very good. Jayesh, Lakshmikant, Sakshi, Pranav, Rajesh, very good. Sejal, Apurva, Rishikesh, okay, bulb on, very good, very good. समझ में आया? So in this way, if you understand the conceptual understanding, physics में सबसे important चीज होती है conceptual understanding, जिसको वो कॉन्सेप्ट समझ गया उसको विजुअल करना, उसका विजुअलाइजेशन जिसको आ गया। सो दिस प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन विल हेल्प यू अ लॉट इन फिजिक्स। इसी के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, इसी के ऊपर आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है, और उसको बस थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म हमें देना पड़ता है, ठीक है, वेरी गुड। So let's go ahead. Now ये तो हमने सीख लिया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो इस तरह से होता है। इट वाज फाउंड बाय द ग्रेट साइंटिस्ट Coulomb. This particular scientist Coulomb, he defined the charge on one electron to be equals to 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। इसका जो यूनिट है कूलम है, ओके, एंड इट इज नेगेटिव चार्ज, तो इसको माइनस ऐसे लिखा जाता है, तो मैथमेटिकली भी इसको माइनस ही लिखा जाता है, ठीक है। एंड चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, we call it as 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, ठीक है। कूलम को कैपिटल C से हम डिनोट करते हैं। कूलम इज द यूनिट, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। कूलम ये चार्ज का यूनिट है, SI यूनिट है बेटा, ठीक है, C से डिनोट होगा, ठीक है, C, एंड इट इज स्केलर क्वांटिटी है ये, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी,
charge is a scalar quantity. ठीक है. Yes, in the honor of this great scientist Coulomb, ये जो Coulomb scientist था, तो in the honor of this scientist the unit of charge is referred to as Coulomb. Okay. ये कैलकुलेट कैसे किया गया? 1.6 into 10 to the power minus 19, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो इक्वल है एक्चुअली, लेकिन बस कन्वेंशन अलग अलग है. इसका निगेटिव है, इसका पॉजिटिव है. ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है बेटा, लेकिन नेचर अलग अलग है. तो ये इसको कैलकुलेट कैसे किया गया, तो ये मैं आगे जाके बताने वाला हूं आपको कि हाउ डू वी डिफाइन 1 कूलम in my future lectures. So we are going to see what is the definition of 1 coulomb. Okay, we are going to define 1 coulomb, and from that we are going to define how did Coulomb calculated the value for the charge on 1 electron and charge on 1 proton. Clear? So that's what we are going to see ahead in this series. Make it fast, come on, make it fast. वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश. हाँ जी, बिल्कुल सही है, करेक्ट. ओके, डन. चलो, लेट्स गो अहेड. नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट अस अंडरस्टैंड इन डेप्थ द प्रॉपर्टी quantization property of charge. सब लोग ध्यान से सुने, मैं जो बताने जा रहा हूं. क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज. What is this quantization of charge? बेटे, जब आप मानते हो कि आपके पास कोई ग्लास रॉड है, ठीक है, दिस इज सपोज ग्लास रॉड फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं. तो जब इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर दे दिया, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आया कैसे? तो पॉजिटिव चार्ज कब आया? जब इसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस सिल्क क्लॉथ को दे दिए. यह है सिल्क क्लॉथ. तो सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ. कहां से? ग्लास रॉड से लेकर सिल्क में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, इसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, ऐसे हम कहते हैं. करेक्ट. तो प्यारे बच्चों, ये जो नेगेटिव चार्ज इसमें आया, वो जो टोटल चार्ज है, सो टोटल चार्ज जो भी आएगा, तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि टोटल चार्ज मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे E माइनस से लिखूंगा, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रॉन को लिखने का. सो टोटल चार्ज जो भी रहेगा दुनिया में, क्या वो इलेक्ट्रॉन के एक चार्ज को मल्टीप्लाई करके मिलेगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही है. इसका मतलब टोटल चार्ज Q इज इक्वल्स टू N इंटू E. और यहाँ पर ये जो E है, इस E का मतलब होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. सो हियर Q इज अ टोटल चार्ज
n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज E, ठीक है। सो E इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और ये कितना होता है बताइए जरा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है। तो हम कह सकते हैं कि दुनिया में कहीं भी किसी पत्थर के ऊपर, किसी स्केल के ऊपर, किसी एबोनाइट रॉड के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी मेटल के ऊपर, नॉन मेटल के ऊपर, कहीं भी आपको चार्ज दिख जाए तो वो चार्ज इस फंडामेंटल चार्ज का मल्टीपल रहेगा ना, इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम इस भाषा में इसको लिखेंगे कि the given charge on any object, the given charge on any object is the integral multiple, is the integral multiple of the fundamental basic charge, fundamental basic charge। कौन सा है वो? E। E मतलब चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, या फिर वन प्रोटॉन भी हो सकता है, तो यहां पर लिख देता हूं वन प्रोटॉन भी पॉसिबल है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन से भी डिनोट करते, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो या प्रोटॉन बोलो, समझ में आ रहा है। तो दुनिया का जो भी चार्ज बनेगा वो इसी से बनेगा, n से मल्टीप्लाई करके, इसलिए हमने लिखा इंटेग्रल मल्टीपल। ये क्या होता है इंटीग्रल मल्टीपल? इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने इंटीजर से, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया इंटीजर वैल्यू से। इंटीजर वैल्यू का मतलब होता है 1, 2, 3, 4, 5, या -1, -2, -3, -4, ये इंटीजर्स होते हैं, है ना। 1.5 से कर सकते हो क्या मल्टीप्लाई? नहीं, मेरा क्वेश्चन है 1.5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आधा काट नहीं सकते आप। चाकू ले लो, इलेक्ट्रॉन को तरबूज की तरह काट दो है ना। इलेक्ट्रॉन ले लो भाई, इलेक्ट्रॉन के दो टुकड़े कर दो तरबूज के जैसे, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना, है ना। सो इलेक्ट्रॉन के आप दो टुकड़े नहीं कर सकते तरबूज के जैसे। रीजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स कैनॉट बी डिवाइडेड, देयर इज नो स्मॉलर चार्ज दैट इज देयर ऑन इलेक्ट्रॉन, इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है। इसलिए दूसरा पॉइंट यहां पर लिखेंगे, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, the smallest possible charge is that on electron और प्रोटॉन। इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, और इसको आधा भी नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो जो भी चार्ज दुनिया में रहेगा वो क्वांटाइज्ड रहेगा। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? उसका मल्टीपल, क्वांटिटी इसके मल्टीपल में ही रहेगा, इसका आधा या उसका 1/4 पॉसिबल नहीं है। क्या ये बात सबके समझ में आ गई? तो फटाफट लिख दो, कम ऑन, राइट इट फास्ट। कम ऑन।
हो गया, आगे बढ़े। हाँ जी बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड, कम ऑन, राइट इट, यस 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 यस। Yeah, I just said do it, do it. Yes, nothing great. Yes, see this question. Yes, come on. हाँ, इसको बता देता हूँ. Find the electrons transferred from one object to another if total charge finally is 3 into 10 to the power minus 7. इसमें कहा गया है कि अगर इतना चार्ज ट्रांसफर हुआ तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, ये आपको ढूंढना था. तो आपने क्या किया? सो व्हाट डिड यू डू? Q इक्वल्स टू 3 into 10 raised to minus 7 जो दिया था कूलम. Q इक्वल्स टू एनी, कहाँ से? क्वांटाइजेशन से. Q इक्वल्स टू एनी और Q बनेगा 3 into 10 raised to minus 7 N और E होगा 1.6 into 10 to the power minus 19. ओके, राइट. और फिर N को हमने लिखा 3 into 10 to the power minus 7 डिवाइड बाय दिस और इसको सॉल्व किया. ये 30 का 15, 16 का 8, 10 to the power 12. Answer is 1.8 into 10 to the power 12. Very good. Any doubt in this? Right? Should we go ahead? Next question. Find the number of electrons. Find the number of electrons that will together make the charge of 1 coulomb या -1 coulomb, जो भी है. कर पाएंगे क्या? ट्राई करिए सब लोग. every one of you has to try. Come on. Yes, my dear friends, come on. Everyone, try it out. सबको करना है बेटा, सबको करना है. हाँ जी, सबको करना है, सगळ्यांना करायचंय. Find the number of electrons that will together make the charge of -1 coulomb. Come on. Yes. अनिमेश के आंसर आया है. अनिमेश, ओके. And then Jayesh also, okay. जी हाँ, okay, okay. Yeah, many of you are able to do, right? Right, yes. Rishikesh, yes. बेटे फिर से वही फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू एनी. Q है
-1, n इंटू ई होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। पिछले वाले एग्जांपल में माइनस क्यों नहीं लिया था, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे। यहाँ पर माइनस लिया तो यहाँ पर भी माइनस ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। सो n इज इक्वल्स टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। so I can say 10/16 है ना, इंटू 10⁻19, मतलब ये 5/8 इंटू 10⁻⁹, मतलब ये कितना होगा 0.86 48, 2 remaining, so 8 2s are 16, 4 remaining, 8 5s are 40 into 10⁻⁹. So I can say 6.25 into 10⁻80. Are you getting this answer? Yes, sir. Have you understood this, dear friends? 1.6 वालों, 1.6 आंसर नहीं है, समझा कि नहीं समझा बोलो। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया बोलो। ठीक है जी, वेरी गुड, अंडरस्टूड, नाइस। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बोल रहा है सर ये आंसर हम पॉइंट में निकाल रहे हैं तो इनको होल नंबर करना पड़ेगा। इट इज ऑलरेडी होल नंबर अपूर्वा, इट इज ऑलरेडी होल नंबर। व्हाई? बिकॉज इट इज 10⁻18। इसका मतलब ये ऐसे कुछ होगा, ये देख 6, तो कितने पॉइंट्स इसके ऊपर कितने जीरोस आएंगे 18, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इट इज ऑलरेडी अ होल नंबर। गॉट इट राइट, वेरी गुड, शाबाश। कुछ समझ में आया? इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन सही है, तो आधा इलेक्ट्रॉन है क्या इसमें? नहीं है। इट इज नॉट हाफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, नथिंग, it is complete electron. Understood? Very good, let's go ahead. Now see this question. Two spheres are having charges 1.5 coulomb and 5 coulomb respectively. If they touch each other and separate again to distribute charges equally, then find
the number of electrons transferred from one sphere to another. क्वेश्चन को ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, फटाफट लिखो पहले क्वेश्चन को। लिख दिया क्वेश्चन। अब कैसे सॉल्व करना है इसको, देखो देखो बेटा, सिंपल है। सबसे पहले लिखेंगे कि हमें दिया क्या है। जब दिया क्या है ये समझेगा तो क्या करना क्या है ये समझेगा। देखो भाई, 2 स्फीयर्स है, ये एक स्फीयर है, एक दूसरा एक स्फीयर है, और इनके ऊपर चार्जेस है 1.5 कूलम एंड 5 कूलम, राइट। If they touch each other and separate again to distribute charges equally, तो दोनों को हमने टच कर दिया, ठीक है, हमने दोनों को टच करवा दिया और उसके बाद फिर से सेपरेट करवा दिया, फिर से सेपरेट हो गए, so that to distribute the charges equally। इसका मतलब क्या है कि भाई अब दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज आ गया, तो इक्वल चार्ज आया इसका मतलब इसका टोटल चार्ज कितना था 1.5, इसका 5, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, टोटल चार्ज कितना होगा 1.5 प्लस 5 दैट इज 6.5। तो दोनों आधा आधा ले लेंगे ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, देखो ना, इक्वली चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो 6.5 बाय 2, समझ में आया कितना 3.25 इसको मिलेगा, 3.25 इसको मिलेगा। कुछ समझ में आया बोलो, क्लियर, वेरी गुड। आधा आधा मिला दोनों को, ठीक है, दोनों को आधा आधा मिल गया टच करने के बाद। अब बोला है कि देन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्फीयर टू अनदर, ठीक है। तो अब आपको ढूंढना है कि एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ये आपको ढूंढना है। तो ऐसा समझो कि पहले स्फीयर की अगर बात की जाए, पहले स्फीयर में पहले जो चार्ज था वो था 1.5, बाद में कितना हुआ 3.25। इसका मतलब जो चेंज इन चार्ज हुआ तो टोटल चार्ज कितना बदला, तो वो है 3.25 माइनस 1.5। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, क्यों भाई, मेक सेंस, यस और नो, राइट। सो हाउ मच इज रिमेनिंग 1.75 कूलम। कितना चार्ज उसका बढ़ा या घटा 1.75, ठीक है। तो अब मैं बोल सकता हूं नाउ कि टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू n इंटू ई, तो 1.75 कूलम ऑफ द चार्ज
is equals to number of electrons into charge on one electron 1.6 into 10 to the power minus 19. Is it clear? Is it clear? समझ में आया? आसान सी चीज है ना. इसका चार्ज 1.5 था पहले, बाद में 3.25 हुआ, मतलब कितना चार्ज चेंज हुआ? इतना, मतलब इतना चार्ज उसको मिला, तो किसकी वजह से मिला होगा? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. क्यों भाई? है ना? तो Q इक्वल्स टू N कर दिया मैंने, तो N यहां से मिल जाएगा आसानी से. N इज इक्वल्स टू 1.75 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. इसको कैलकुलेट करके फटाफट बताओ मुझे. चलो कम ऑन एवरीवन, करके बताओ. So what is your answer? That's how you can find it out. इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो. अनिमेश सोलंके, total charge share 1 has 2.03 10 raised to 19, but transferred is 1.16 into 10 to the power 19. नहीं नहीं, सेम होगा, दोनों का सेम होगा बेटा, अलग अलग नहीं होगा, सेम होगा. ये इसको ऐसा करो, 17.5 by 16, ठीक है, और ये होगा इंटू 10 टू द पावर 19, होगा 1.1 बचा तो 0, और 150, सो 16 8 जा 100, और फिर 154 9 जा, सो 8 जा, राइट, 9 जा 144, दैट इज करेक्ट, इंटू 10 टू द पावर 19. इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे. जितने इलेक्ट्रॉन्स ये इसको देगा, उतने इलेक्ट्रॉन्स ये इसको एक्सेप्ट करेगा. जितने इलेक्ट्रॉन्स दिए उतने ही एक्सेप्ट करेगा बेटा, जितने इलेक्ट्रॉन्स दिए उतने ही एक्सेप्ट करेगा. हाँ, अलग अलग नहीं होगा, सेम होगा, ठीक है, अलग अलग नहीं होगा, सेम होगा. जितने इलेक्ट्रॉन्स देगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स लेगा भी. जितने इलेक्ट्रॉन्स देगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स लेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है. Clear? So if this concept is clear to everyone, so just write super clear. Write in the comment box. Come on, just write super clear. And that is your answer. Write it down fast. वेरी गुड. क्योंकि इसमें, हाँ ये देखो, अगर ऐसा हुआ बेटा कि ये 1.5 कूलम वाला जो था, ये आपका जो 1.5 कूलम वाला था, तो इसको हमने देखा पहले के लिए कि 3.25 माइनस 1.5 किया. इसको उल्टा भी तो कर सकते हो आप इसको उल्टा भी तो कर सकते हो. 5 माइनस 3.25, 5, इसका पहले चार्ज कितना था? 5, तो कितना कम हुआ, है ना, कितना कम हुआ ये भी तो बोल सकते हो. तो 5 माइनस 3.25,
तो अगर मैं यहाँ पर करूं 5 माइनस 3.25, तो देखो 3.25 और 75 4 और 4 और 1 5, इसका मतलब 1.75, फिर से वही आया ना, एक ही तो बात है, समझ में आया? इज इट क्लियर? राइट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, amazing amazing. So this is going great. So I think we should stop over here.